वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 3 से टॉपिक 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम दरअसल मूविंग बॉडी की एक प्रॉपर्टी है और ये असल में मूविंग बॉडी के अंदर मौजूद हरकत की मिकदार बताता है। मोमेंटम क्या बताता है? मोमेंटम tells us about quantity of motion in a moving body। किसी हरकत करते हुए जिस्म के अंदर हरकत की जो मिकदार है, मोमेंटम हमें उसके बारे में बताता है। तो मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। किसी जिस्म में हरकत की मिकदार क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। अब हमने हरकत का तो सुन रखा है, लेकिन हमें हरकत की मिकदार का नहीं पता कि हरकत की मिकदार क्या होती है। तो हरकत की मिकदार को समझने के लिए ना हम दो एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ना एक बॉल है। कोई शख्स आपकी तरफ इस बॉल को स्लोली थ्रो करता है। पहले फ़र्ज़ करें कि एक बंदा ना इस बॉल को आपकी तरफ जस्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो करता है। तो क्योंकि बॉल को आहिस्ता से आपकी तरफ फेंका गया है, बॉल की वेलोसिटी कम है, तो इस बॉल की हरकत को ख़त्म करना यानी कि बॉल को रोकना, बॉल को कैच करना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि बॉल आपकी तरफ आहिस्ता आ रही है। अब फ़र्ज़ करें कि बंदा गुस्से में है और उसने ना अपना पूरा जोर लगा के बॉल आपकी तरफ थ्रो की है। फ़र्ज़ करें बॉल की जो वेलोसिटी है ना आपकी तरफ, वो अब है 100 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर आप इस बॉल को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आप इसको कैच करने में नाकाम रहें और ऐन मुमकिन है कि कैच करने, पकड़ने की कोशिश में आपको चोट लग जाए। तो मसला क्या हुआ है? अब बॉल की क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे उसके अंदर मौजूद हरकत की मिकदार में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। तो हरकत क्योंकि ज़्यादा है, तो इस हरकत को रोकना या ख़त्म करना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। पहली दफ़ा बॉल के अंदर जब उसकी वेलोसिटी कम है, हरकत की मिकदार कम थी, लेकिन बाद में जब उसी बॉल को ज़्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया, तो उसमें हरकत की मिकदार में क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो हरकत की मिकदार का एक कंसेप्ट तो बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड से आ रहा है। अब हम इसका दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। फर्ज करते हैं कि आपकी तरफ ना बॉल फेंकी गई है, वही बॉल कंसीडर कर लें कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंकी गई है जो पहले फेंकी गई थी। तो अब बॉल भी हल्की है और उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी सी है, तो इसको कैच करना क्या होगा? आसान होगा। रीज़न क्या है कि बॉल के अंदर हरकत की मिकदार थोड़ी है और इस हरकत को ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फर्ज कर लें कि अब इस बॉल की जगह ना एक पत्थर आपकी तरफ फेंका जाता है, और पत्थर जो है ना उसका मैस हम कहते हैं कि जी 10 किलोग्राम है, लेकिन पत्थर की भी वेलोसिटी हमने सेम वही रखी है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या आप इस पत्थर को भी इस बॉल की तरह आसानी से कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, इसकी हरकत को रोक लेंगे? तो यकीनन इसका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बॉल के अंदर जो हरकत की मिकदार थी वो बहुत कम थी, इसलिए उसकी हरकत को ख़त्म करना और बॉल को रोकना, कैच करना क्या था? आसान था। लेकिन जब उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी से एक पत्थर को आपकी तरफ फेंका गया जिसका मैस कितना है 10 किलोग्राम, तो उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। अगर हम उसको रोकने की ट्राई करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। तो इसको रोकना या कैच करना क्यों इतना मुश्किल या पॉसिबल है? क्योंकि इसमें हरकत की मकदार काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली मिसाल के अंदर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है ये हरकत की वजह बन रही थी, हरकत का काज बन रही थी, और दूसरे एग्जांपल के अंदर बॉडी का जो मैस है ये हरकत की वजह बन रहा है। तो दरअसल किसी बॉडी की जो मोशन है उसकी क्वांटिटी इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर और दूसरा मैस ऑफ द बॉडी पर। और यही जो हरकत की मिकदार है, इसी को किसका नाम दिया जाता है? मोमेंटम का नाम दिया जाता है। तो मोमेंटम को हम दो अंदाज में डिफाइन करेंगे, एक तो थ्योरेटिकल, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, एंड मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। रियाजती तौर पर यह किसी भी जिस्म के मैस और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर है। तो लिहाजा मोमेंटम को हम मैथमेटिकली ज़ाहिर करते हैं P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो हेड डालेंगे, और ये मैस ऑफ द बॉडी
और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी की प्रोडक्ट है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर मिकदार है, उसके ऊपर भी हम एरो हेड लाजमी डालेंगे। तो मोमेंटम की डायरेक्शन एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है। मतलब अगर बॉडी राइटवर्ड मूव कर रहा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, राइटवर्ड होगा। अगर बॉडी लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी किधर होगी, लेफ्टवर्ड होगी। तो मोमेंटम के बारे में जो दूसरी बात हमें पता चली है वो कौन सी है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जी। उसके बाद हम ना इसके यूनिट की बात करेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट फाइंड करने के लिए उसका बेहतरीन तरीका क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, इसमें मास है और वेलोसिटी है। तो मास का यूनिट क्या होता है आपके पास, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम है इसका यूनिट हमारे पास क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और दरअसल ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के बराबर है। तो चाहे तो आप इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लें या आप इसे न्यूटन सेकंड का नाम दें। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि न्यूटन के एन और सेकंड के एस के दरमियान आप एक स्पेस देंगे। इनको आपने इकट्ठा नहीं लिखना, आपने इनको मिलाकर नहीं लिखना। ये प्रिंसिपल होता है, ये असूल होता है। साथ न्यूटन सेकंड को किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल साबित कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट हमने न्यूटन को ओपन कर देना है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके साथ एक और सेकंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड की पावर है 1 और ये सेकंड की पावर -2। तो -2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, जस्ट -1 आ जाएगा। तो न्यूटन सेकंड किसके बराबर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट ऑफ द मोमेंटम है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह लें या वो न्यूटन सेकंड के इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है मोमेंटम के साथ। दरअसल ये किसी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम ना कोई आम अंदाज का नहीं होता। ये स्पेशल किस्म का चेंज इन मोमेंटम होता है जो सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में ही आपको नज़र आता है। वो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं, दरअसल बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें किसी बॉडी पर ना मोमेंटरी फोर्स लगती है। मोमेंटरी का मतलब है लम्हाती, मतलब वो फोर्स ना जस्ट थोड़ी सी देर के लिए लगेगी और उस फोर्स की वजह से बॉडी का मोमेंटम ना अचानक से चेंज हो जाएगा। तो ऐसी फोर्स और जितनी देर के लिए ये फोर्स अमल करती है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको इम्पल्स का नाम दिया जाता है। जब किसी बॉडी पर क्या लगे, मोमेंटरी फोर्स लगे। मोमेंटरी फोर्स का मतलब क्या है कि वो फोर्स बस लम्हाती तौर पर लगे, थोड़ी सी देर के लिए लगे, और उस फोर्स ने करना क्या है, बॉडी का मोमेंटम ना अचानक से चेंज कर देना है। तो बॉडी पर लगने वाली ये फोर्स, और फोर्स लेंगे भी एवरेज में क्योंकि अक्सर ये वेरिएबल होती है। तो इस फोर्स की हमने कौन सी क्वांटिटी लेनी है, एवरेज क्वांटिटी, और वो टाइम जिसके दौरान ये बॉडी पर अमल करती रही, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, इम्पल्स होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैट चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी with time is known as impulse. Product of momentary force and time for which it acts on a body to change the momentum of the body is known as impulse. वो फोर्स, वो लम्हाती फोर्स जो किसी बॉडी पर थोड़ी सी देर के लिए अमल करे और उसके मोमेंटम के अंदर चेंज पैदा कर दे, तो उस फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है। और ये बॉडी के किसके बराबर होती है, मोमेंटम के बराबर होती है। फर्ज करते हैं कि बॉलर ने बॉल की है बैट्समैन की तरफ और बॉल जो है पहले किधर आ रही है, बैट्समैन की तरफ आ रही है। फिर बैट्समैन उसको बैट से क्या करता है, हिट करता है। तो जब बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो बॉल थोड़ी सी देर के लिए बैट के साथ टकराएगी, बैट उस पर लगाएगा फोर्स, जिसकी वजह से बॉल के मोमेंटम में एकदम क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले वो राइट वर्ड था, बैट से टकराने पर वो फौरन से क्या हो जाता है, लेफ्ट वर्ड हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब बॉडी के ऊपर लम्हाती तौर पर कोई फोर्स अमल करे और उसके मोमेंटम के अंदर तब्दीली पैदा कर दे, तो तब ही क्या जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होती है। और वो किसके बराबर होती है, force that is acting on the body and time for which the force has acted is known as impulse. अब फर्ज करते हैं कि बॉल जब बैट की तरफ आ रही है
तो आते हुए ना इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेलोसिटी वी आई के बराबर है। जब बैट से बॉल हिट हो जाती है और फिर वापस दौड़ लगाती है तो फर्ज करते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ हो गई है। फर्ज करते हैं कि बॉल जितने टाइम के लिए बैट के साथ टकराई है वो टाइम डेल्टा टी के बराबर है। बॉल बैट के साथ कितने टाइम के लिए टकराई है, डेल्टा टी टाइम के लिए टकराई है। तो यकीनी बात है बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है ए वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सॉरी इधर हम डेल्टा टी कंसिडर कर रहे हैं, टाइम जिस टाइम के दौरान जो है ना फोर्स अप्लाई हुई है। अब आप एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर पुट कर दें। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाई है वो है F इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दें तो F बराबर हो जाएगा किसके, जी M, और ए की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। ब्रैकेट ओपन कर लें तो F बराबर हो जाएगा किसके, जी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। तो अभी हमने पढ़ा है कि मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम है। तो अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। और अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी तो मोमेंटम भी कौन सा होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपके पास है फाइनल मोमेंटम और ये आपके पास है इनिशियल मोमेंटम, और दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो आप इसको ना डेल्टा पी से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की ना एक और शक्ल है जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ बता रही है, लेकिन किसकी शक्ल में, मोमेंटम की शक्ल में। तो स्पेशली ये जो आपके पास इक्वेशन है इससे आप ज़्यादा वाज़ेह तौर पर न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की शक्ल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन जब आप उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बयान करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा किसके, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। तो ये वाली जो न्यूटन लॉ की फॉर्म है ना ये मोर जनरल है। मोर जनरल ये इसलिए है कि इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैथ्स ना दो जगह पर आ रहा है, जबकि पहले वाली फॉर्म के अंदर मैथ्स जस्ट एक ही जगह पर आ रहा था। तो अगर आप कोई ऐसा बॉडी डिस्कस कर रहे हो जिसके मैथ्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, जैसा कि मिसाइल की बात कर रहे हो या रॉकेट की बात कर रहे हो, और आप उस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाना हो, तो फिर आप उसकी ये वाली शक्ल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी बॉडी पर अप्लाई हो सकता है जिसका मैथ्स क्या हो, फिक्स हो। तो यहाँ पर मैथ्स के अंदर वेरिएशन आ सकती है, लिहाजा न्यूटन सेकंड लॉ की ये फॉर्म तब ज़्यादा यूजफुल है जब बॉडी के मैथ्स में क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। तो अभी जैसे हमने इम्पल्स की डेफिनेशन दी थी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग इज नोन एज इम्पल्स। तो आप डेल्टा टी को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट में हमारे पास इम्पल्स आ जाएगी, जिसको हम आई से जाहिर कर सकते हैं। तो ये एफ को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, है डेल्टा टी के साथ। तो ये आपके पास आ गई इम्पल्स, और ये बराबर किसके हो रही है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर हो रही है। लिहाजा इम्पल्स का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एवरी फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग। और दरअसल ये क्वांटिटी में किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।